स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर 10 कदम दाग ट्रेड। ये कार्यक्रम आप देखेंगे आशीष और मेरे साथ। और फिलहाल आशीष एक जलपान के लिए थोड़ा सा बाहर गए हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, बस लौट के 2 मिनट में आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, देखिए आज मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, जो आवाज़ भी हमने ली थी कि बाय तभी करना है जब हम फर्स्ट जोन टसल जोन एट 18,559 18,557 10 डिमा को टच करें। अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। निफ्टी आई थी 29,200 की ट्रेजेक्टरी को नहीं छू पाया, उसे क्रॉस नहीं कर पाया। रिलायंस अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया है। और बैंक निफ्टी में मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, जो आवाज़ पर हमने तय की थी कि 910 43910 ये जोन मिले तो प्लीज़ थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। वही एग्जैक्टली हाई है, वही आवाज़ का अगर आप देखें फर्स्ट रेजिस्टेंस था आज। थोड़े प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करिए, थोड़े को आप रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बैंक निफ्टी में किसी भी सर्कमस्टेंसेज में आप कल के जो क्लोजिंग जोन है, आखिरी का आधा घंटा 43,700 43,740 उसको सरेंडर मत होने दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस कार्यक्रम में जो रूपरेखा है वो बड़ी समझाता हूँ मैं आपको। सचितरन उत्तेका ट्रेड पुल्स के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से होंगे। कविता जैन जी होंगी, इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, पिछले कार्यक्रम से पहला सौदा से। और साथ ही साथ राजेश सतपुते जी बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज बाजार की आई थिंक इस ताने बाने को बुनने के लिए दिशा क्या रहेगी श्री राकेश अरोड़ा फाउंडर कॉल्स.com की मौजूद रहेंगे हमारे साथ। याद रखिएगा इनका कमोडिटीज़ पे अगर आप देखें एक बहुत अच्छी पकड़ है, इनसे करेंगे बातचीत goindiastocks.com के। एक बार आप लेके आइए 2-3 स्टॉक्स जिन्होंने अपने करियर का हाईएस्ट लेवल छुआ और मतलब आज कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पॉलीकैब एट ऑल टाइम हाई, एस्ट्रल इस दौर के हाई पर, MCX CY22 के हाई पर। नौकरी अगर आप देखें आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूता हुआ। कुछ इंपॉर्टेंस अगर आप देखें जिन स्टॉक्स पे हैं, फेडरल बैंक एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेता हुआ। और फर्टिलाइजर स्पेस में अगर आप देखें तो आज चंबल एक थोड़ा सा दमखम दिखाता हुआ। और एक IEX हल्का सा अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में आज लोअर लेवल से पुल बैक लेकर ट्रेड करता हुआ। लेकिन बैकफुट पे क्या है, डालमिया भारत, लॉरस लैब, एस्कॉट्स कुबोटा और साथ ही साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज पेन में है। निफ्टी एट 18,508। सचिदानंद उत्तेकर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपको आपकी उस कल की कॉल के लिए, सिमंस की 3,000 की कॉल के लिए तहे दिल से बधाई। बेहद शानदार ट्रेड था वो, बताइए आज के लिए इंडेक्स पे आपका आउटलुक और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। थैंक यू वीरेंद्र जी। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो फिलहाल का डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वो ज्यादा इतना कन्विंसिंग नहीं है एक ब्रेकआउट ट्रेड को चेस करने के लिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है निफ्टी में जब तक 18,660 के ऊपर डिसाइसिवली एक ट्रेंड नहीं बनती, आई थिंक तब तक मोमेंटम को चेस नहीं करना चाहिए। एक अच्छा रेजिस्टेंस वहां पर नजर आ रहा है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 18,480 ये पर्टिकुलर 5 डे एवरेज अगर टूट जाता है तो वापस मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हावी हो सकती है। बैंक निफ्टी का भी अगर हम डेटा देखें तो काफी शानदार ओपनिंग नजर आई थी, बट जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन बननी चाहिए वो यहाँ पर अभी तक नजर नहीं आई है। तो मेरी भी लेवल्स सेम है 43,730। अगर ये पर्टिकुलर लेवल सरेंडर हो जाता है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा दबाव होना चाहिए। तो नेट मुझे लग रहा है इंडाइसेस में थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है। निफ्टी में ही एक ट्रेड बन सकता है अगर 18,660 के ऊपर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होता है तो ऑन द पॉजिटिव साइड। एल्स मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस है। तो यहाँ पर दोनों जो काउंटर्स मैंने चूज किए हैं वो ऑन द सेल साइड है। पहला काउंटर है सिप्ला। लगातार यहाँ पर अगर हम पिछले 4 हफ्तों का डेटा देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइन थे एंड पिछले 4 दिनों से यहाँ पर कंटिन्यूअसली शॉर्ट पोजीशंस ही नजर आ रही है। जिस तरीके से 30 मिनट्स डेटा है वहां पर एक क्लासिक ब्रेकडाउन एस्टैब्लिश होने की कगार पे है फ्रॉम अ बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन। 11,000 का जो पुट राइटर्स का एक काफी कॉन्फिडेंट लेवल था, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल अभी वायलेट होना चाहिए एंड उसके वजह से मोमेंटम थोड़ा सा तेज होगा ऑन द शॉर्ट साइड। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है सिप्ला के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1115 के आसपास। ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 1080 का। जो है वो है अंबर राजा बैटरीज। लगातार यहाँ पर एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस नजर आया था। वीकली चार्ट्स पे कहीं जाकर अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास डिस्ट्रीब्यूशंस के साइन आ रहे।
तो मुझे लग रहा है एक हेल्दी पुल बैक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो रही है ऑन द ब्रॉडर स्केल। बट ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर एक हर्डल एविडेंट है लगभग अराउंड 670 के आसपास का। एंड जिस तरीके से इसने अपने इंट्राडे लेवल्स शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ब्रीच किया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली की वजह से थोड़ी मंदी आ सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह होगी 640 के टारगेट के लिए अमर राजा बैटरीज में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 672 पर। ओके, अमर राजा बैटरीज सेल और सिप्ला आपका सेल है। देखिए अमर राजा बैटरीज अभी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये आपका अगर आप देखें थोड़ा बोल्ड कॉल है। और जहाँ तक रही बात सिप्ला की, यस ये सिंक हो रहा है। और इनफैक्ट मुझे याद है 2-3 दिन पहले आपने सन फार्मा की शॉर्ट कॉल ली थी, वो बहुत ही अच्छी गई थी सचिन। और सारी आई थिंक शॉर्ट की प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता हुआ इस वक्त सिप्ला भी। नीलेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ नजर आ रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक फोकस हमें करना चाहिए। तो एक खरीदारी और एक बिकवाली का ट्रेड होगा। खरीदारी करने की सलाह होगी ऑटो स्पेस में से महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। बहुत ही शानदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के आसपास का सपोर्ट लेके ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी काउंटर निकल चुका है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए एटलीस्ट 1310 से लेकर 1320 तक के लिए। 1270 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। करंटली 1285 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। वहीं जो एक बिकवाली का ट्रेड सामने निकल के आ रहा है वो है हेवल्स में। हेवल्स में लगातार एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे निकल के आई है, एक मेजर नेकलाइन यहाँ पे ब्रीच हुई है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी उछाल आता है तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड लेना होगा 1190 के स्टॉप लॉस से। फ्यूचर्स में अभी 1170 के आसपास ट्रेड हो रहा है। निचले स्तरों पर 1140 से 1120 तक की डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। 1190 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, आपके अगर आप देखें स्क्रीन पे ये एक हेवल पे भी सेल कॉल आती हुई। और हेवल्स कुछ देर पहले ये चार्ट में देख ही रहा था और थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ। एक सेकेंड प्लीज़, इसका कैंडलस्टिक चार्ट की लिखाई है 1159। ओके, 1159 पे इसका मतलब ये है कि आज का लो इनफैक्ट जो करीब 1154 रुपये की ट्रेजेक्टरी रही, ये CY22 कैलेंडर वर्ष 2022 के सेकेंड हाफ का सबसे लोवेस्ट लेवल है। यानी लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये 6 महीने के लोवेस्ट लेवल पे आके ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट एक बार मैं वोल्टास को भी देखना चाहूँगा, एग्जैक्टली वोल्टास क्या कर रहा है वाइट गुड सेगमेंट में। वोल्टास एट 836, कुछ हाल वोल्टास का भी यही है। एक बार जरा प्लीज़ डिक्सन लेके आइएगा, डिक्सन क्या कर रहा है। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे इट्स 4029। ये भी अगर आप देखें तो शायद यस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग 4 महीने की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। लेट्स ब्रिंग वर्लपूल आपकी स्क्रीन पे। वर्लपूल जो वाइट गुड सेगमेंट है उसमें क्या कर रहा है 1507। ये भी एग्जैक्टली 30 जून 2022 के बाद यानी करीब 6 महीने की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। सचिन, आपका वोल्टास पे व्यू क्या है? अभी तक समहाउ ये मैनेज कर रहा है इस बेस को होल्ड करने की, बट क्या वोल्टास भी देर सवेर सिंक कर सकता है इस ट्रेजेक्टरी के नीचे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर इनफैक्ट अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आया था। उसके बाद इसने एक एलिवेटेड बेस बनाया है 830 840 के जोन, 835 840 के जोन में। एंड अभी भी वहां पर इमीडिएट बेसिस पे ब्रेकडाउन के तो संकेत नहीं आ रहे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक रेंज डिफाइन हो रही है 880 ऑन द हायर साइड। एंड नीचे मुझे लग रहा है 830 से लेकर 840 के आसपास इसके ऑस्किलेशन रह सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज ट्रेजेक्टरी में ऑलरेडी चला गया है काउंटर। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं है ऑन आइदर साइड। ओके, चलिए अब कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी, अब आपको इस लगभग 1 घंटे की स्कैनिंग के बाद अपॉर्चुनिटी नजर कहाँ पे आ रही है? आपकी 2 कॉल्स क्या होंगी कविता जी? कविता जी, अपने आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे बैठी हुई हैं। सो सॉरी। या सो चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर एक अच्छा अट्रैक्शन बनते हुए दिखा है। इज लाइक 15% का हुआ है, हम राइज होते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ फर्दर अपसाइड मूव जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 319.80 के लेवल्स पर है। 326 333 के लेवल्स के लिए चंबल फर्टिलाइजर्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 314 का मेंटेन करना चाहिए।
So from fertilizers, Chambal fertilizer is looking good. Another oil and gas से ONGC मुझे लग रहा है अभी शांत है, पर मुझे लगता है 142 का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए. अपसाइड मुझे लगता है 145 के 145.50 146 इन लेवल्स के लिए ONGC पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है. ओके, ONGC अगर आप देखें आपका कन्विक्शन कॉल है. इस बीच जरा पॉली कैप देखिए जनाब 5% ऊपर आज का स्टॉक ऑफ द डे, ऑल टाइम हाई. अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक दो स्टॉक्स और जो कि अच्छा कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अगर आप देखें अपना जो स्विंग है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए. लेट्स ब्रिंग एस्ट्रल. क्या कर रहा है यहाँ पर? एस्ट्रल करीब 2108 पे. यस, एस्ट्रल में क्लियर कट ब्रेकआउट है और एस्ट्रल इस वक्त इनफैक्ट अपने आई थिंक 19 अक्टूबर से लेके अब तक की जो ट्रेजेक्ट्री है उसके हाईएस्ट जोन्स को टेस्ट करता हुआ. राजेश जी, पहले एक एस्ट्रल पे व्यू दीजिएगा. आज आपके और मेरे बीच में थोड़ा सा ऑडियो का इश्यूज है, लेकिन आई होप आप जब आवाज़ें हैं, तरंगे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच रही होंगी. आपका व्यू एस्ट्रल पे और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज. वीरेंद्र जी, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग एस्ट्रल ही मेरा कन्विक्शन आइडिया था, दो में से एक. सो एस्ट्रल में जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है 2100 के ऊपर. यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी. इसका टारगेट होना चाहिए 2180 से लेके 2200. तो आपको लॉन्ग करना है एस्ट्रल. स्टॉप लॉस होगा 2080 का. वीरेंद्र जी, हमने सुबह एक बात की थी एक्सिस बैंक की, जो मेरा बाय कॉल है विच इज रनिंग. सो आई वोंट लाइक टू रिपीट इट. लेकिन कुछ नया जो हम लोग सोच रहे थे कि जहाँ पे कुछ ब्रेकआउट मिले, तो वो है इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक 1220 का लेवल मैंने कहा था, 1220 के ऊपर यहाँ पे बाइंग होगी. और सुबह से जो आधा एक घंटे का मूव हुआ, इसमें ये कंसोलिडेट हो रहा है 1220 के ऊपर. तो बाय करेंगे इंडसइंड बैंक 1220 के ऊपर. 1200 का स्टॉप लॉस होगा. टारगेट सेट करें 1250 से लेके 1260 का फॉर द डे. आपकी स्क्रीन पर आप देखें इंडसइंड बैंक और एक हो गया एस्ट्रल. अच्छा सचिन, एक बार जरा प्लीज अपना व्यू दीजिएगा पिडिलाइट पे. मैं इनफैक्ट पिडिलाइट को देख रहा था. देख लीजिए आज की कैंडल वीक, स्टॉक डे लो पर. आज का हाई 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज हेडिंग टुवर्ड्स 100 डे मा. 3 दिन 4 दिन 6 दिन क्रूड इतना कमजोर रहा, उसके बाद भी स्ट्रीट ने एक भी दिन एडवांटेज नहीं दिया पिडिलाइट को, ना एशियन पेंट्स को. एंड द डे इवेंट जब क्रूड करीब 78 पे दोबारा आ चुका है, बुलबैक देखे 3% का, ये सिंक हो रहा है 2657. आपका व्यू क्या है पिडिलाइट पे इस वक्त, और इस 5 दिन के लिक्विडेशन को, इस बिहेवियर को आप कैसे रीड कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट कल के सत्र में ही हमने इस ब्रेकडाउन को चेस किया है. इनफैक्ट 2700 का लेवल काफी अच्छी तरह डिफेंड हो रहा था. वो पर्टिकुलर लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया था, तो वहां पर कन्विक्शन काफी हाई था कि एक जो राइजिंग चैनल पैटर्न में जो ऑस्किलेशन हो रहा था वो कहीं जाकर मैच्योर हो चुका था. एंड लगभग 2740 का बेस टूटने के बाद लग ही रहा था कि एक फॉलो थ्रू एक्शन बननी चाहिए. एंड उसी लिहाज से एक्सपेक्टेशन यही थी कि लगभग अराउंड 2630 से लेके 2580 तक के स्विंग्स बन सकते हैं. तो पैटर्न टारगेट तो यहाँ पर 2630 का अभी भी अवेलेबल है. तो फ्रेश शॉट्स अभी भी यहाँ पर बिल्ड किए करने चाहिए. जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ऑलरेडी इसका कंफर्मेशन सेट हो चुका है. कल के स्विंग लो को भी इसने अभी वायलेट किया है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम और भी शानदार होना चाहिए थ्रू आउट द डे. स्टॉप लॉस यहाँ से आपको लगाना चाहिए लगभग अराउंड 2702 के आसपास. एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 2630 के आसपास. अच्छा सचिन, आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा. यहाँ पर माफी चाहूंगा. ये इंडिगो पे आपकी एक बेहतरीन कॉल थी, और आई थिंक सर्कमस्टेंसेस, हालात जो हैं वो सभी कुछ अगर आप देखें इंडिगो को फेवर कर रहे हैं. स्पेशली आप देखें जिस प्रकार का इस वक्त ट्रैफिक है. बट आज थोड़ा सा सिंक हुआ है स्टॉक 2036 पे. जो लोग पोजिशनली काम कर रहे हैं इंडिगो पर, उन पर आपका व्यू क्या है? क्या अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें? इस प्रश्न को पूछने के पीछे तर्क यही है कि वो मैं जो कल भी जिक्र कर रहा था कि 17 नवंबर 2021 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, मतलब जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. क्या ये एक रीजनेबल प्रॉफिट पॉइंट है कि अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत टर्बुलेंस के बाद ये इस जोन को काट जाएगा? एक मीनिंगफुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा इस स्टॉक पे, और व्यू क्या है? वीरेंद्र जी, व्यू तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव ही है. इनफैक्ट अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखें तो मुझे लग रहा है 2380 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है. इसीलिए हम
काफी कॉन्फिडेंट थे जब ये स्टॉक 1740 के आसपास भी ट्रेंड कर रहा था। एंड आपने जो जिक्र किया है वो सही है, एक फॉलिंग चैनल है वीकली चार्ट्स पे जिसकी रेजिस्टेंस जोन लगभग अराउंड 2130 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से यहाँ पर एक काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस आई है, इस पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस में भी डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहे हैं इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स पे। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से पोजीशन को राइट करने में ही समझदारी होगी। अगर हम सीक्वेंस को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो मुझे लग रहा है जब तक 1930 1940 के नीचे वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए काउंटर में। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है अगर हम इमीडिएट लेवल्स की बात करें तो 2130 के ब्रेकआउट जोन के आसपास के तो यहाँ पर स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, तो यहाँ पर राइड करने चाहिए। एंड वीकली या मंथली स्ट्रक्चर को देखे एंड थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू रखे तो मुझे लग रहा है कन्विक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस था पिछले 4 महीनों में, यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दी है एंड आउट परफॉर्मेंस इसने बरकरार रखा है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो 2380 का टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है। एंड अगर हम इमीडिएट ट्रेडिंग बेसिस पे देखें तो 1930 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन एग्जिस्टिंग जो है वो राइड करने की सलाह। जी चलिए, अब एक काम करिए, यहाँ पे हमने ट्रेड्स को कंप्लीट किया, इंडेक्सेस को कंप्लीट किया, अब थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं मार्केट्स पे और सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे। हमारे साथ श्री राकेश अरोड़ा, फाउंडर goindiastocks.com के मौजूद हैं इस वक्त। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात और बात हो रही है, लेकिन सर ये जो पिछला 1 महीना रहा जिसमें इंडियन मार्केट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी, हम करीब ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे गए, निफ्टी बैंक डोमिनेट कर रहा था, ये हमारे इस पूरे आई थिंक बीते 1 महीने के स्ट्रॉन्ग मूव में अगर हल्का सा पॉज कहीं किसी चीज़ में आया है, दैट्स निफ्टी आईटी, एंड स्पेशली आफ्टर द टेक HCL टेक्नोलॉजीज ने रिगार्डिंग आई थिंक जो फुल ईयर गाइडेंस में जो थोड़ा सा ट्रिम किया अपने आप को, उसने एक ब्रेक लगाया। आप इस वक्त मार्केट के सेटअप को रीड कैसे कर रहे हैं? यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा FIs की पोजीशन स्ट्रीम्स होना शुरू हुई हैं, सेटअप कैसा नजर आ रहा है आपको इस वक्त? देखिए, मार्केट का सेटअप तो ठीक ही लग रहा है क्योंकि जो मैक्रो हेडविंड्स हैं वो थोड़ा कम होती नजर आ रही हैं। जैसे कि कल अपना जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो पॉजिटिव, आवाज आ रही है मुझे? तो मैं ये कह रहा था कि जो मैक्रो हेडविंड्स हैं वो थोड़ी कम हो रही है और जैसे कि इन्फ्लेशन का डाटा कल अपना आया है, थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया है और उम्मीद है कि अभी यूएस का इन्फ्लेशन डाटा भी थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज अगर दे दे तो सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे थे उसकी स्पीड में काफी कमी आनी चाहिए। तो इंडिया में मुझे लगता है कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट और करें, बट उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। और यूएस में भी अर्ली 2023 में एक पॉज आने की संभावना है। तो अगर मैक्रो हेडविंड्स थोड़े कमजोर होते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट्स को सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। ओके, तो जैसे कि अब आपको यहाँ से एक सब्सटेंशियल रेट हाइक्स की सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा राकेश जी, मैं आईटी से ही बात शुरू करना चाहूँगा। क्या HCL ने ये व्यू शेयर करके जो डाउनसाइड शायद आज से 2 महीने बाद खुलता पोस्ट द नंबर्स, उसको स्पॉन्सर पहले ही कर दिया, आप मानते हैं? आईटी, निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक स्पेशली लार्ज कैप आईटी, राकेश जी आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस में है या नहीं है इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि वैल्यूएशन तो अभी एक रीजनेबल लेवल पे आ चुके हैं और मार्केट जैसे कि हर चीज को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है। एक रैली डेवलप हो रही थी आईटी स्टॉक्स में, लोगों को लग रहा था कि 6 महीने बाद तो चीजें ठीक होने लगेंगी और रिसेशन एक कंसेंसस व्यू सा बन गया था यूरोप और यूएस के लिए। तो उसको देखते हुए एक मार्केट में रैली आ रही थी, बट ये HCL टेक का जो रिमार्क आया है उसने रियलिटी से अवगत करा दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी आईटी स्टॉक्स थोड़ा और यहाँ पे कंसोलिडेट होंगे और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से अवेलेबल है क्योंकि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। ओके, निफ्टी आईटी पे आपका व्यू। अब आते हैं राकेश जी एक ऐसे स्पेस पे जहाँ पे आपकी महारत हासिल है, कमोडिटीज पे आते हैं सर।
मेटल्स पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि मुझे याद है आई थिंक मिड ऑफ दिस ईयर CY22 में जब मेटल्स सिंक हो रहे थे तब लग रहा था कि मेटल्स की एक कहानी और आई थिंक वो जो साइकिल है वो रह गई है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग चार्ट्स ने उस वक्त हमको कंफ्यूज कर दिया और स्टिल अगर आप निफ्टी मेटल्स को देखें 6712 इज एट ऑल टाइम हाई। आपका मेटल्स व्यू क्या है सर इस वक्त? देखिए, जिस तरह से आईटी में एक प्रीएम्प्ट रैली आई थी उसी तरह मेटल में भी एक प्रीएम्प्ट रैली स्टार्ट हुई और उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि चाइना जिस तरह से अपने कोविड जीरो पॉलिसी से हटकर थोड़ा ओपन अप कर रहा है तो लोगों को लग रहा है कि डिमांड काफी अच्छी खुलेगी। और दूसरा, जैसा कि मैं बोल ही रहा था कि एक कंसेंसस व्यू हो गया था कि रिसेशन तो होना ही है यूएस और यूरोप में, तो वो भी एक तरह से फैक्टर इन हो चुका था। तो वैल्यूएशंस जैसे ही ठीक होते हैं, आई थिंक कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है स्टॉक्स को ऊपर जाने का। तो मेरी राय में मुझे नहीं लगता कि चाइना वो सेम तरीके से डिमांड पुल कर सकता है जैसे पहले करता आया है। अभी हमें देखना है कि वहां पे ओपन अप करने के बाद कितना कोविड इन्फेक्शन किस तरह से जाते हैं, क्या मनस्थिति बनती है जो कस्टमर्स हैं, क्या एक्चुअल में वो जाके घर खरीदेंगे या कार्स खरीदेंगे। उसमें काफी टाइम हो सकता है, जबकि स्टॉक्स हैं वो काफी चल चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे तो जैसे कि स्टील प्राइस थोड़ा चाइना में बढ़ा है पिछले महीने भर में, बट इंडियन स्टील प्राइसेस कट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले ही काफी प्रीमियम पे चल रहे थे इंटरनेशनल प्राइस से। तो जब तक कि स्टील प्राइस सब्सटेंशियली नहीं बढ़ जाता, इंडिया में स्टील प्राइस अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बट स्टॉक्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के नजदीक आ गए हैं काफी। तो मुझे लगता है कि स्टील स्टॉक से तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, वहां पे एक फंसने की चांस बन रही है। बट अगर किसी को खेलना है तो आयरन ओर और एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर चाइना में एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है तो रॉ मटेरियल कंपनीज जो है, हमारे पास कोयला तो नहीं है बट आयरन ओर है, तो आयरन ओर की डिमांड काफी बढ़ेगी। और दूसरा एल्यूमिनियम, क्योंकि ईवी पे ट्रांजिशन होना तो अब मतलब एक तय सी बात है, तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम की डिमांड काफी बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू स्टील। तो अगर किसी को हेज करना है और लगता है कि अगर ये ओपन अप होकर डिमांड चल सकती है तो एल्यूमिनियम और आयरन ओर पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। उनके वैल्यूएशन भी बेटर है एज कम्पेयर टू स्टील कंपनीज। ओके, अरे मेटल्स में भी अगर आप देखें एक पर्टिकुलर चंक जिसमें आयरन ओर और एल्यूमिनियम आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, NMDC लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे 123.80 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा राकेश जी, अभी गोल्ड पर आपका व्यू क्या बन रहा है? जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि अब आपको यहाँ से एक बहुत सब्सटेंशियल रेट हाइक्स या फिर रेट हाइक की सीक्वेंस नहीं दिख रही है। जब से इस बात का थोड़ा सा आभास स्ट्रीट को होने लगा, हमने मेरे ख्याल से 3 नवंबर के ऑनवर्ड्स गोल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपस्विंग देखा है। गोल्ड की ट्रेजेक्टरी आपको क्या नजर आ रही है इस वक्त सर? देखिए, ऐसा कि वैसे तो गोल्ड जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब लोग लेते हैं, इस बार थोड़ा उल्टा सा होता नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया का एक पीक सीजन होता है शादियों का जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड थोड़ी बढ़ती है, बट मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में कोई ऐसा कोई खास चेंज आने वाला है। $1800 के आसपास घूम रहा है, वहीं पे ही रहने की मुझे उम्मीद है। एक डायवर्जेंस जरूर दिख रहा है दूसरा जो प्रेशियस मेटल है सिल्वर में। सिल्वर उसके मुकाबले थोड़ा तेज दिख रहा है क्योंकि सिल्वर की यूटिलिटी इंडस्ट्रियल यूज में भी होती है और ईवीज में भी होती है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड प्राइसेस कोई ज्यादा यहाँ से मूव करने वाले हैं। ओके, गोल्ड में आप देखें सब्सटेंशियल इजाफा यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहे राकेश जी, लेकिन हाँ सिल्वर प्राइसेस में आप देखें एक मूव अच्छा रह सकता है। अच्छा राजेश सर, कि मैं इनफैक्ट अपना प्रश्न आखिरी में राकेश जी बचा के रखा था बैंकिंग को लेकर ही। इस पूरे अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इनफैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ CY22 को देखें सर, बैंक्स ने लीड किया और स्पेशली अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर में जिस प्रकार से PSU बैंक्स का बिहेवियर रहा, अर्निंग्स अच्छी थी नो डाउट, बट प्राइस बिहेवियर आई थिंक सबकी कल्पना से अगर आप देखें ज़्यादा अच्छा था। आपका बैंक्स पे आउटलुक क्या है सर इस वक्त, और अभी बैंक्स में क्या चीज़ करने में आप इंटरेस्टेड हैं?
देखिए बैंक्स के लिए जिस तरह से काफी रिपोर्टें लिखी गई कि सिंड्रेला मोमेंट था, अब एनपीएस एकदम लो पे हैं और डिमांड क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग चल रही थी, तो इसके मद्देनजर जो वीकर बैंक्स थे उन्होंने काफी आउट परफॉर्म किया है। जो बैंक नॉर्मली हम नहीं लेते वही आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट अब मुझे लगता है कि वैल्यूएशन गैप काफी नैरो हो गया है, और अब ये जो रैली है बैंक्स की वो वापस जो मेजर बैंक्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो वीकर बैंक से निकल के लार्ज और स्टेबल बैंक्स में अभी वापस आने की कोशिश रहनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, क्योंकि वो जो एक इनिशियल वैल्यूएशन गैप था वो भर चुका है। अब उतना अट्रैक्शन नहीं रह गया है वो जो वीकर बैंक्स है उनको लेने के लिए। ओके 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 राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। और आपने देखा इनफैक्ट बैंक्स में राकेश जी का व्यू है कि अब एक बार फिर से आई मीन वो जो डिफरेंशियल हम प्ले कर रहे थे, वीक बैंक्स जो कि ग्रेजुअली अगर आप देखें आप अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग हो गए, उनसे भी निकल के शायद आई मीन जो बड़े 4-5 बैंक हैं वहाँ तक अपने अपने अपनी पोजिशन को केंद्रित रखिए। गोल्ड में एक सब्सटेंशियल मूव वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिल्वर में अगर आप देखिए एक मूव ड्यू है, और मेटल्स में अभी आप आयरन ओर और साथ ही साथ एल्यूमिनियम पे फोकस कीजिएगा, और आईटी से थोड़ा सा अगर आप देखें अभी बचना है, क्योंकि अभी भी शायद कुछ डाउनसाइड अभी बाकी है। मीनवाइल एट 43908 43,910 इट्स एन ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी का अब तक का शिखर है और ये सर्वोच्च रुपए आके ट्रेड करता हुआ। एसबीआई ने जमा दरों में बढ़ोतरी की है, यानी डिपॉजिट्स को अगर आप देखें बढ़ाया है। ये चैलेंज है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए फॉर द टाइमिंग। याद रखिएगा रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट्स को भी मोबिलाइज करना है। रिटेल टर्म डिपॉजिट्स में अगर आप देखें करीब 0.65% इजाफा किया है यहाँ पे हमने। एसबीआई ने जमा दरों में बढ़ोतरी करी है। डिपॉजिट्स में अगर आप देखें उन्होंने एक हाइक किया है, ये है आई मीन। और यहाँ से आगे चलते हुए अगर आप देखें यही चैलेंज होगा, बैंक्स इस अवस्था में अपने एनआईएम्स को कैसे मेंटेन रखेंगे। टर्म डिपॉजिट्स दरों को करीब करीब 0.65%, इट्स ए सब्सटेंशियल वन। अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइए, निफ्टी बैंक लेके आइए एट ऑल टाइम हाई। सचिन, अब आपका निफ्टी बैंक पर व्यू क्या रहेगा? थोड़ा सा प्रॉफिट्स यहाँ पे कैश में कन्वर्ट कर लें, बाकी को ट्रेल करें, आपका मानना क्या है? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो क्लियरली डिफाइंड है 43,730 का। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो कहीं जाकर वापस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर हम 60 मिनट्स का डेटा देखें तो प्रीवियस जो एक स्विंग बना था लगभग अराउंड 43,850 के आसपास का, उसके बाद आज एक फ्रेश स्विंग रजिस्टर हुआ है 60 मिनट्स पे, बट कहीं जाकर इसका जो 60 मिनट्स का आरएसआई है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, तो ये अच्छे संकेत नहीं होते। एक डाइवर्जिंग ट्रेंड है फ्रॉम द ट्रेंड स्टैंड इंडिकेटर, तो यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस पॉसिबली रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेज नहीं करनी चाहिए। 44,000 के आसपास मुझे लग रहा है कहीं जाकर वापस थोड़ा सा एग्जॉशन आ सकता है ड्यूरिंग द डे। एंड नीचे मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन पॉइंट वेल डिफाइंड है 43,730 का। अगर उसके नीचे कुछ स्विंग्स मिलते हैं तो जरूर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा, बट फिलहाल तो ब्रेकआउट्स को चेज करने की सलाह में नहीं थी। ओके चलिए, तो सचिन बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नीलेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, कविता जी आपका भी, और राजेश जी आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखने के लिए। निफ्टी 18,532 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी के पास जा रहा है, लेकिन लेवल जहन में रखिएगा 18,557 18,559, द फर्स्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आई मीन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका बाइसेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। इसी खुशी के माहौल में चलते हैं अब नीरज जी के पास। नीरज जी, ओवर टू यू। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर आपके हाथ में दे जाते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, ऐसे ही मैं आपको दे दूंगा 2 बजे वाले शो में, और बहुत मजबूत कारोबार हो रहा है बल्कि इसे बढ़ा के दूंगा। अमेरिका का फायदा हुआ नीरज जी, इसीलिए तो मैं इतने दिन से कह रहा था कि आपको बना लेना चाहिए। व्रत पूरा हो गया, देखिए मार्केट आज एकदम सरपट दौड़ रहा है यूएस में भी देखिए इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ रहा है और वहाँ का बाजार बढ़िया संकेत दे रहा था। तो हमारे यहाँ भी कोई चिंता नहीं हो, हमारा इन्फ्लेशन तो और कम हो गया है, तो इसलिए और बढ़िया है।
मजबूत ट्रेड हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में देखिए अच्छी पर खासी नीरज जी एक बात बताइए, हाँ नीरज जी, हाँ बताइए नीरज जी, बताइए। ये बताइए, हाँ एसबीआई का आपने जरा देखा टर्म डिपॉजिट 0.65%। ये हाँ हाँ ऊपर जाएंगे। देखिए जो छोटे 0.65% छोटे डिपॉजिट होते हैं ना उनके लिए 0.15% से 0.65% तक, और जो बल्क डिपॉजिट होते हैं यानी बड़े वाले डिपॉजिट उसमें आधा से 1% तक किया है। तो ये दिखाता है कि सिस्टम को अब पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए दरें बढ़ा के आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये इतनी ऊंची दरों पे भी इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत है। अगर 18-20% की क्रेडिट ग्रोथ इस समय दिख रही है तो बैंकों को कोई परेशानी नहीं है कि आधा % वो डिपॉजिट रेट बढ़ा दें। तो दोनों तरफ फायदा है, मतलब ग्रोथ के लिए भी पैसा मिल रहा है और जो लोग बैंक में जमा करके एफडी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। आधा 1% की एफडी बढ़ रही है उनकी, दोनों के लिए अच्छा है, बैंक के लिए भी अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मार्केट से डे हाई, नीरज जी शुरुआत करेंगे यहाँ से ट्रेडर्स हॉटलाइन। बिल्कुल आपके सवालों के हमारे जवाब दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पढ़ लेते हैं।